हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस फिजिक्स। तो हम कर रहे थे क्लास 9th का वर्क इन एनर्जी चैप्टर के एनसीईआरटी के पेक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। सो पहले 10 क्वेश्चंस में पिछले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आज करते हैं एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11th है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। कोई सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, उस सैटेलाइट पे वर्क डन क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। देखो, अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है इस ऑर्बिट पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये सैटेलाइट है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में कर रहा है, इस ऑर्बिट के रेडियस के अलोंग कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट, और सैटेलाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो वो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा उसकी टेंजेंट के अकॉर्डिंग होती है, टेंजेंट के अलोंग होती है। अगर सैटेलाइट इस पोजीशन पे है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस टेंजेंट के अलोंग है, इस पोजीशन पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इस टेंजेंट के अलोंग है। यहाँ से ये यहाँ अगर सैटेलाइट है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इसके पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग होगा। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग एंड फोर्स रेडियस के अलोंग। अब देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री का है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में अगर एंगल जो है थीटा 90 डिग्री का है, इट मींस वर्क डन क्या है? जीरो है। सो वर्क डन क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जीरो ही होगा। देखिए स्टेटमेंट में देखते हैं, व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्ट होगा। दैट इज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, मतलब कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसके रेडियस के अलोंग जो है फोर्स एक्ट होगा। एंड एट द सेम टाइम द सैटेलाइट मूव्स अलोंग द टेंजेंट टू द ऑर्बिट एवरी पॉइंट। जो इस ऑर्बिट है उसके हर पॉइंट पे सैटेलाइट जो है वो टेंजेंट के अलोंग मूव करेगा। Since the gravitational force is directed toward the center and the satellite's motion is along the tangent, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो रेडियस के अकॉर्डिंग लग रहा है, मतलब सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंट के अलोंग हो रही है। सो द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट द राइट एंगल टू ईच अदर। दोनों ही राइट एंगल है एक दूसरे पे। व्हेन फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नो वर्क इज डन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में परपेंडिकुलर, अगर फोर्स जो है वो मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है, इट मींस वर्क नहीं है, देयरफॉर द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर उस पे कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे कोई फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा, तो क्या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? पॉसिबल है अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी मूविंग कंडीशन पे है और उस पे कोई और अदर फोर्स नहीं लग रहा है, ना ही उस पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उस पे फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है और कोई भी अदर फोर्स नहीं है। तो जो स्टेट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा ड्यू टू इनर्शिया। yes if object is already moving, it continues due to inertia, no force needed for uniform motion। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए रहता है, वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन remains in motion and a body is at rest remains at rest। ठीक है, ये देखो, ये कोई फुटबॉल है, ये अगर मोशन में है वो यहाँ से यहाँ तक चली गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया। द बॉल कीप्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ड्यू टू इनर्शिया, नो फोर्स एक्टिंग, सो दिस इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person hold a bundle of hay over his head for 30 minutes and get tired. Has he done some work on it or not? Justify your answer। एक पर्सन है जिसने अपने सर पे एक भारी सा बंडल लिया हुआ है का 30 मिनट्स के लिए और वो थक चुका है, तो क्या वर्क हुआ है? देखो, अब इस पर्सन ने फोर्स लगाया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्क डन फिजिक्स के टर्म में जीरो होगा। ठीक है, नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क डन, बट एनर्जी स्पेंड
जो एनर्जी उसने लगाई उस बंडल को उठाने में, वो उसको स्वेटिंग में बायोलॉजिकली स्पेंड हुई एनर्जी, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बट नो डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन इज जीरो हियर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric heater is rated 1500 watt, how much energy does it use in 10 hours? एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 1500 वोट रेट कर रहा है, मतलब उसकी हमें पावर दी है। अगर हमें नहीं पता लग रहा है पावर है तो हम उसकी यूनिट से आइडिया लगा सकते हैं। वोट में यूनिट, वोट में पावर की यूनिट होती है, तो ये हमें पावर दी हुई है, तो पावर हमें दी हुई है 1500 वोट। हमें पूछा है एनर्जी कितनी यूज होगी इन 10 आवर्स में, 10 आवर्स में कितनी एनर्जी यूज होगी। अब देखो हीटर जो है वो 10 आवर्स में, जिसकी पावर 1500 है, वो कितनी एनर्जी यूज करेगा। मीन्स हम जो एनर्जी जो है वो हम निकालेंगे कमर्शियल यूनिट्स के अंदर। कमर्शियल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर होती है, ठीक है। टाइम तो हमें आर में दिया हुआ है, बट पावर जो है हमें वो वोट में दी है, इसको हमें किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। देखो हमें पता है 1000 वोट में 1 किलोवाट होता है, तो 1 वोट में कितना होगा 1/1000 किलोवाट। हमें दिया हुआ है 1500 वोट, 1500 वोट में कितना होगा इंटू 1500 से इंटू कर देंगे किलोवाट, सॉरी 1000 था यहाँ पे, ठीक है। सो 20 से 20 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 1.5 किलोवाट हमें आ गई। पावर जो है वो किलोवाट में हमने निकाल लिया। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 1.5 किलोवाट है, टाइम कितना है 10 आवर्स है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15 किलोवाट आवर। तो जो एनर्जी आई वो है 15 किलोवाट आवर। इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी कैलकुलेट हमें करनी थी, तो जो पावर दिया हुआ है वोट में दिया हुआ है उसको मैंने किलोवाट में कन्वर्ट किया पहले तो, और टाइम जो है वो ऑलरेडी आवर्स में है, तो पावर इंटू टाइम किलोवाट इंटू आर, किलोवाट आर, तो इसकी एनर्जी आ गई 15 किलोवाट आर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate। देखो एक पेंडुलम है, अगर मैं उसके बॉब को उसके हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाऊँ, उस टाइम पे उसकी एनर्जी क्या होगी। देखो जैसे मैंने उसे हाईएस्ट पॉइंट पे ले गई, मतलब एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। एच मैक्सिमम मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगा, बिकॉज जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो। जैसे ही वो बॉब जो है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी की वजह से इस डायरेक्शन में नीचे अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज हाइट डिक्रीज हो रही है, जो मिनिमम हाइट पे पहुंच जाएगा यहाँ पे इसकी हाइट नहीं है कोई भी, सो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर जैसे ही ऊपर जाएगा, अगेन हाइट इंक्रीज होती जा रही है, हाइट इंक्रीज होती जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगेन यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पर जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। मीन्स एक्सट्रीम पोजीशंस पे, इस बॉब की जो एक्सट्रीम पोजीशंस है, यहाँ हाइट मैक्सिमम है इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है दोनों पोजीशंस पे, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे। और जैसे जैसे बॉल नीचे आती जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज हाइट डिक्रीज हो रही है और बॉडी मोशन में आती जा रही है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जब बॉडी बिल्कुल उसके मेन पोजीशन पे है, वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जैसे ही बॉडी वापस ऊपर चली जाएगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? सो एट एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। At mean position, kinetic energy is maximum and potential energy is minimum. Okay, so total energy remain constant. यहाँ भी total energy constant है, यहाँ भी total energy constant है, यहाँ भी total energy constant है. So every point पे total energy जो है वो constant ही रहेगी. So ये law of conservation of energy को follow कर रहा है. Clear? Next question देखते हैं. An object of mass m is moving with a velocity, moving with a constant velocity. How much work should be done on the object in order to bring the object at rest? कोई object है जिसका mass m है, वो एक कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव करे जा रहा है, सो उस पर कितना वर्क डन लगाए ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने के लिए। सो हमसे पूछा है कि कितना वर्क डन
करना चाहिए कि बॉडी रेस्ट पे आ जाए। देखो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट पे लेके आना है मीन्स फाइनल वेलोसिटी हमें उसे जीरो करनी है, मीन्स ये वाला टर्म पूरा ही जीरो हो जाएगा, माइनस इनिशियली वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था मीन्स हाफ m u की जगह v पुट कर देंगे क्योंकि वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। सो वर्क डन जो आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस का हाफ m v स्क्वायर। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमें एक मूविंग बॉडी को स्टॉप करना था, इसलिए वर्क डन जो है वो नेगेटिव में आया। ओके सो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 16 km per hour। कोई कार है जिसका मास है 1500 kg और उस कार की वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। पहले तो 60 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो देखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे मीन्स 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, पर आर है, आर को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 3600 सेकंड्स। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 10 6 6 36, 2 3 6, 2 5 10, 5 into 10 50, 50 by 3। सो जो वेलोसिटी आई वो आई 50 by 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमसे पूछा है, अब हमें वेलोसिटी दी है, मास दिया हुआ है, हमसे पूछा है वर्क, पूछा है वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ मूविंग कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। तो कितना वर्क डन रिक्वायर होगा, वर्क डन कितना रिक्वायर होता है, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी मीन माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल में तो वो स्टॉप होना है मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियली हाफ एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर। मास क्या था कार का 1500 kg, वेलोसिटी इनिशियली किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी कार, 50/3 वेलोसिटी से मूव कर रही थी। सो 50/3 इंटू 50/3। सो इधर 3 5 0 15 0 0 और इधर 2 4 5 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 625,000,000 by 3। So 3 to the 6 0 3 8 0 4 1 3 3 9 1 3 3 9 1 3 3 9 point जूल। जिसको मैं लिख सकती हूँ 20.8 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास आया वर्क डन। देखो वर्क डन पूछा था, एक कार है जिसका मास दे रखा था 1500, वो 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो। सो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, आर को सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो 3600 से डिवाइड किया, बिकॉज एक आर में 60 मिनट्स और एक मिनट में, देखो एक आर में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। तो 60 मिनट में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड्स, 60 इंटू 60 3600 सेकेंड, 60 मिनट एंड 1 आवर, तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स हो जाते हैं। सो आर को मैंने सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई किया। अब इधर इसको सॉल्व करा, 50/3 आया, मीटर पर सेकेंड के अंदर इसकी वेलोसिटी आई।
मुझे वर्क डन निकालना था। वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमें उस कार को स्टॉप करना है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी जीरो लेकर आनी है। फाइनल वेलोसिटी जीरो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियली क्या किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो? 50/3 से। मास हमें दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है इनिशियल, तो माइनस हाफ इंटू मास पुट किया, यू की वैल्यू पुट करी, इसे सॉल्व किया, हमारे पास आ गया वर्क डन। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें 3 केस दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। कोई फोर्स है F जो उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, m मास का ऑब्जेक्ट है ये। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है तीनों ही केस में। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तीनों केसेस देखो और हमें बताना है कि फोर्स के जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। देखो फर्स्ट केस में देखो, फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। इट मीन्स यहाँ वर्क डन क्या है? जीरो। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट, फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में। सो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स वर्क डन यहाँ है पॉजिटिव। थर्ड केस में फोर्स तो इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, अपोजिट एंगल अपोजिट हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इट मीन्स वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। इस केस में तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मीन्स वर्क डन पॉजिटिव है। इस केस में स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होगी और वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं फिर भी एक्सेलरेशन जीरो है, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। देखो अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इतना ही फोर्स मैंने इस डायरेक्शन से लगाया और इतना ही फोर्स मैंने इस डायरेक्शन से लगाया, तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं, इट मींस उसका एक्सेलरेशन जीरो है। यस, इफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस है, ऑब्जेक्ट कहीं मूव करेगा ही नहीं, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स। एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में, कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स, टाइम दे रखा है 10 आवर्स, बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वोट ईच। 4 डिवाइसेस की वजह से हमें एनर्जी निकालनी है। एक का पावर जो है वो 500 है, एक का पावर 500 है, तो टोटल 4 का पावर कितना हो जाएगा? 500 इंटू 4 मीन्स 5 हो जाए 20, 20 और 2000 वोट हो गया। अब मुझे एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। टाइम तो मुझे आवर में ही दे रखा है, ठीक है, पर पावर जो है वो वोट में दे रखी है, इसे किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। 1000 वोट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट। ठीक है, सो जब 1000 वोट का 1 किलोवाट है तो 2000 का कितना बनेगा? 2 किलोवाट। सो पावर आ गया 2 किलोवाट और टाइम 10 आवर्स हमें दे रखा था, किलोवाट आवर्स, तो 20 किलोवाट आवर एनर्जी आ गई किलोवाट आवर के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। कोई ऑब्जेक्ट है फ्रीली फॉल कर रहा है, वो ग्राउंड पे आके रुक जाएगा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाती है उसकी? हमें पता है ऑब्जेक्ट अगर मैक्सिमम हाइट पे है, यहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पर जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड की तरफ आती है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। पर ग्राउंड पे आने के बाद तो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? देखो कुछ तो हमें, अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिरता है तो कुछ तो हमें साउंड सुनाई देती है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई। कुछ हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है, मीन्स डिफॉर्मेशन भी हो रहा है। कुछ एनर्जी उसको डिफॉर्म, मतलब कि कुछ एनर्जी उसको डिफॉर्म करने में लग गई। कुछ हम देखते हैं हीट भी प्रोड्यूस हो गई यहाँ पे, तो कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई।
सो जो काइनेटिक एनर्जी है ये इन एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है। सो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है इस केस में भी। क्लियर है? तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को रिवाइज करें, इस चैप्टर के नोट्स बना लें। आपको इन सॉल्यूशंस के पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से इनके सॉल्यूशंस को नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।